ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। ठीक है, और ये वाला इंस्टेंट ये है 10 वोल्ट का वाई एक्सिस पे, 10 वोल्ट, और ये वाला इंस्टेंट ऊपर वाला टॉप वाला ये कितना है, 20। तो दो इंस्टेंट चल रहे हैं इसमें, एक तो 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट के इंस्टेंट है, और ये कितने वोल्ट के हैं ऊपर वाले, 20 वोल्ट। तो ऐसा चल रहा है इसमें 0 से 2 सेकंड तक आपकी 10 वोल्ट सप्लाई सप्लाई ट्रांसफर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर 2 से लेकर 4 सेकंड तक 20 वोल्ट हो रही है। फिर से 4 से 6 में 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ये फिर 20 हो गई, फिर 10, फिर 20, ये अल्टरनेट ऐसे चल रही है। ठीक है, देखिए पहले वोल्टेज 0 से 10 चली, 0 से यहाँ 2 सेकंड तक 10 चली, फिर 20 चली 2 से लेके 4 तक, फिर से 10 स्टार्ट हो गई है, मतलब टाइम पीरियड इसका बना 4। 4 से फिर से सेम सिचुएशन स्टार्ट हो गई है, ऊपर वाला 20 है, ये 10 नहीं। तो टाइम पीरियड इसका 4 हुआ, कितना हुआ 4। इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं आपको। ओके, हाँ जी, हमें डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। देखिए एक तरीका तो ये है, आप वी एवरेज निकालिए, इसकी वी एवरेज हमने निकालनी, तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। तो 1/4 टाइम पीरियड है इसका, मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया है, 1/t एरिया अंडर द सिग्नल। एरिया मतलब अगर वोल्टेज का एरिया है उसको dt से मल्टीप्लाई किया, ये एरिया है, एरिया को किससे डिवाइड कर दो, टाइम से, तो एवरेज आ जाती है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इंटीग्रेशन से सिखाता हूँ, इंटीग्रेशन से सिखाया आपने। ठीक है, सो यहाँ पर 0 से 2 तक तो कितनी वोल्टेज है, 10 dt। फिर 2 से लेके 4 तक कितनी वोल्टेज है, 20 dt। सोल्व करो इसको, कितना आएगा, 10, ये ब्रैकेट है, 10 dt का बना 10t, 0 से 2 प्लस 20, ये 20 dt है, सॉरी 20 dt, 20 dt। तो ये 20t बना 2 से लेके 4 तक, और बाहर 1/4 तो है ही। ठीक है, 1/4 का 1/4, हाँ जी, यहाँ 2 पुट किया 20 हो गया, फिर 0 पुट किया 20 माइनस 0 ये आ गया, प्लस ये पुट किया 4, तो 80 आ गया इसमें, ये 2 पुट किया 40 आ गया, टी में 40 आ गया, तो ये कितना बना, 20 ये है, और 80 में से 40 गया, 40 ये, तो कितना हुआ, 20 और 40 60, 60 को 4 से डिवाइड किया, ये आ गया 15, 15 वोल्ट एवरेज वैल्यू आएगी। कितनी आएगी भाई, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन सोल्व किया है, 0 से 2, 2 से 4। और अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको सब्जेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं पेपर में डिटेल, पेपर में क्वेश्चन आ गया फाइंड एरिया अंडर द सिग्नल, फाइंड एरिया अंडर सिग्नल, तो एरिया कितना आया, 60 है इसका एरिया, और उस एरिया को किसे डिवाइड कर दिया, टाइम से। टाइम कितना है, टाइम पीरियड कितना है 4, समझ में आया। तो एरिया, अगर सिग्नल एरिया अंडर द सिग्नल पूछा हुआ है तो वो तो 60 आ रहा है, और इसका एवरेज कितना आया, एरिया को किससे डिवाइड कर दो, टाइम पीरियड से, तो कितना आंसर आ जाएगा 15। मैं ये कह रहा हूं अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आप इसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करें, लेकिन जो स्टूडेंट इसको एमसीक्यू ट्रिक से करना चाहते हैं वो भी देखें एक बार, राइट, वो भी देखें। इसका एक और अप्रोच भी, यहां पर एरिया बताइए कितना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बताइए कितना है। यहां पर मैंने एक सेकंड में कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाला एरिया थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं, ये वाला एरिया हाइट 10 है, विड्थ 2 है, तो ये एरिया बना 10 × 2 20, प्लस अब ये वाला एरिया ऐड करो,
ये कितनी है डिफरेंस है 2 का, 4 2 से 4 गया 2 का, और हाइट कितनी है 20, कितनी हाइट है ये 20, तो 20 इंटू 2 कितना बना, अरे रेक्टेंगल का एरिया भाई 40, तो एरिया अंडर द कर्व कितना आया 60, किससे डिवाइड कर दो टाइम पीरियड से, तो कितना आंसर आया 60/4, कितना आंसर आएगा डायरेक्ट, फिर भी 15 आ रहा है। एक बार समझ कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नो डाउट आप इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। इस सिग्नल के अंदर यहाँ पे एरिया निकाल लो और यहाँ पे एरिया निकाल लो, एक टाइम पीरियड के अंदर एरिया आप निकाल लोगे और उसको टाइम एक एरिया निकाल लोगे, उसको टी से डिवाइड कर दोगे, आपको उस सिग्नल की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। किसकी क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, ये पॉसिबिलिटी है, कल वाली क्लास को ही यूज करके आज ये क्वेश्चन बनाएंगे। ये वी एवरेज वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कमेंट करके बताओ। हाँ जी, कमेंट करके बताओ। अभी क्वेश्चन नोट करो। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। टेन के का मतलब होता है 10 किलो ओम, ठीक है। ये डायोड D2 है, ये डायोड D1 है, ठीक है। ये एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। फाइंड रीडिंग ऑफ, ये इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन भी हो सकता है। एमीटर इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन कल आपको मैंने बताया था कि पीएमएमसी को लेकर भी एवरेज वैल्यू पूछी जा सकती है। पीएमएमसी के हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, फंडा में हार्मोनिक्स वाला क्वेश्चन आपको करवाया था। और अगर सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है तो फिर हाफ साइकिल लेके सॉल्व करना है, अगर सिमेट्रिकल साइकिल है तो, राइट। और ये भी कहा था कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कैसे डील करना है। तो इस क्वेश्चन को आप इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन भी मान सकते हो, सर्किट थ्योरी का भी क्वेश्चन मान सकते हो, एमसीक्यू भी मान सकते हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मान सकते हो, राइट। तो इसमें रीडिंग ऑफ एमीटर हमें सोल्व करनी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए करोगे सोल्व। हाँ, एमसीक्यू भी हो सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह बहुत कुछ समझ सकते हैं हम यहाँ से। इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझ में आएगी इस क्वेश्चन से, ठीक है। रीडिंग ऑफ एमीटर हमने बतानी है, राइट। एंड ऑप्शंस आर 0.4 डिवाइड बाई पाई मिली एम्पियर, बी ऑप्शन 0.8 पाई मिली एम्पियर, सी ऑप्शन 0.2 अपॉन पाई मिली एम्पियर, डी 16 अपॉन पाई मिली एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन भी ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ सीखने को इस क्वेश्चन से हमें मिलेगा। देखिए, हमें रीडिंग एमीटर में जो कितना करंट जा रहा है ये बताना है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव है। इसका मतलब हम एसी के पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। किसकी साइकिल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल की बात। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज्यूम पॉजिटिव साइकिल, एज्यूम
पॉजिटिव साइकिल, राइट। तो जब हम पॉजिटिव साइकिल इसको ज्यूम करेंगे तो आप समझिए, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव को लेकर हम जैसे इधर जाएंगे तो ये बैटरी, ये डायोड का एन है, सब सब जानते हैं इस बात को, और ये डायोड का पी है। तो मुझे ये बताओ, जब एसी का पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, D1 और D2 में से कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस होगी? फॉरवर्ड बायस कैसे पहचानते हैं? पी, ये जो ट्रायंगल है इसको पॉजिटिव आना चाहिए बैटरी का, क्या आना चाहिए? ट्रायंगल को बैटरी का पॉजिटिव आना चाहिए। तो कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है? कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है? चलो मनप्रीत आपने बताया, वेरी गुड, कोशिश किए। कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है, D1 या D2? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव अगर यहाँ है तो उस हिसाब से ये डायोड का एन है, ये रिवर्स बायस हो गई, और D2 फॉरवर्ड बायस हो गई, यस और नो? तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए क्या बनेगा। हालांकि एक बार में ही करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व, ये एक बार में ही सॉल्व करना है अगर एमसीक्यू आ रहा है। तो ये डायोड रिवर्स बायस होगी, और रिवर्स बायस में आपको बताया था मैंने, डायोड ओपन सर्किट होती है, ठीक है। हाँ, ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगी तो शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक है। यहाँ डायोड D2 लगी थी, D2 डायोड ऑन हो गई, और यहाँ रेजिस्टेंस हो गया 10K का, और यहीं पर लगा हुआ था एमीटर, जो एमीटर के अंदर करंट अब जाएगा। बैटरी का कौन सा साइकिल है? पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऊपर आएगा, आई होप आप ये जानते हो। तो इस टाइम जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो D2 डायोड के थ्रू होता हुआ ये करंट फ्लो कर रहा है, राइट, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे कल की क्लास से ये बताइए, सिर्फ बैटरी का पॉजिटिव साइकिल यहां से गया, क्या क्या गया? पॉजिटिव साइकिल, हाफ साइकिल गया है, क्या गया? हाफ साइकिल। ये किसकी आउटपुट होती है? हाफ साइकिल। क्योंकि जब बैटरी का आप नेगेटिव साइकिल देंगे तो क्या होगा, हमें सिर्फ एमीटर की रीडिंग बतानी है ना, एमीटर की रीडिंग बतानी है। जब बैटरी का आप नेगेटिव साइकिल बनाएंगे तो D1 डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, और रेजिस्टेंस यहां से करंट निकल जाएगा 10K से। और ये वाली डायोड जो एमीटर से करंट जा रहा है, ये वाली डायोड जो यहाँ D2 डायोड लगी है, ओपन सर्किट हो जाएगी। मतलब अभी एमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे से ओपन पड़ा है सर्किट। तो एमीटर की रीडिंग एक बार आएगी जब पॉजिटिव साइकिल फ्लो कर रहा हो, क्या कर रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव साइकिल में तो, बैटरी के नेगेटिव साइकिल में तो आपका एमीटर के अंदर जो करंट जाएगा वो जीरो है। एक साइकिल हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाफ साइकिल। हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? हाफ साइकिल पास हो रहा है सिर्फ एमीटर की रीडिंग, तो ये नहीं, ऊपर वाला है। हाफ, यहां से करंट पास हो रहा है, हाफ साइकिल पास हो रहा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट क्या होती है, कौन बताएगा? वी एवरेज कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का? अरे फुल वेव का होता है 2Vm/पाई, और हाफ का होता है Vm/पाई, यस और नो? तो कितना हो गया? Vm कितना है इस क्वेश्चन में, देख के बताओ। Vm है इसमें 4, कितना है? 4। तो 4/पाई, ये वैल्यू आ गई वोल्टेज की। हमें तो आई एवरेज निकालना है। आई एवरेज क्या होता है? वी एवरेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। वी एवरेज की वैल्यू कितनी आई है? 4/पाई। रेजिस्टेंस कितना है? हाँ जी, यहाँ ब्रांच में, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट निकालना है ना। 10K, कितना आ रहा है? 10K। तो 4/पाई इंटू 10, एक सेकेंड रुको, इंटू 10, और के का के रखो, के किलो रेजिस्टेंस होता है। 4/10 कितना होगा? 0.4। पाई का पाई, जब रेजिस्टेंस किलो ओम में हो, करंट हमेशा मिली एम्पियर में होता है, क्योंकि किलो किलो कितना होता है? 10⁻3। और जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻³ और 10⁻³ क्या होता है? मिली एम्पियर। तो आंसर आएगा
0.4 अपॉन पाई मिली एम्पियर। 0.4, फिर से देखिए, ये सर्किट आपका स्टेम स्क्रीन पर आप देख रहे हो। तो अभी अगर आप पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइकिल में यहां से करंट फ्लो कर जाएगा और वो सिर्फ हाफ साइकिल कंसीडर होगा, वो होता है वीएम बाई पाई। और वो किससे पास होगा? 10 के रेजिस्टेंस से। सो वीएम बाई पाई मतलब 4/पाई, वीएम 4 है, को 10 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाई पाई इंटू मिली एम्पियर, इंटू मिली एम्पियर। ठीक है जी, कर लिया नोट? आपसे अगर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। आपसे ये पूछ लेगा कि पॉजिटिव साइकिल में कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन सी डायोड रिवर्स बायस है। फिर ये पूछ सकता है पॉजिटिव साइकिल में कौन सी फॉरवर्ड बायस है। पॉजिटिव साइकिल में D2 तो क्या है, अगर बैटरी का पॉजिटिव साइकिल की बात की जाए तो D1 क्या है, रिवर्स बायस, और D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस। और जब बैटरी का नेगेटिव साइकिल चल रहा होगा तो देखिए नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, देखिए इधर यहां पे देखिए, नेगेटिव साइकिल में आपका, मैं फिर से सर्किट बनाता हूं आपको समझाता हूं। नेगेटिव साइकिल वाला मैंने आपको दिखाया नहीं बना के, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही लिया है, नेगेटिव साइकिल मैंने दिखाया नहीं आपको। एक बार दिखा देता हूं, ये सर्किट है। ठीक है जी, जब बैटरी का नेगेटिव साइकिल होगा तो ऐसे आएगा बैटरी। तो ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, तो मतलब अब करंट हमेशा इस तरह से फ्लो होने लग जाएगा और नेगेटिव जा रहा है इसको, तो ये सर्किट क्या बन जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगी ब्रांच। ठीक है, नेगेटिव साइकिल के केस में, नेगेटिव साइकिल के केस में ये ब्रांच ओपन रहेगी। तो आप देखिए अगर नेगेटिव साइकिल चल रहा है तो करंट यहीं घूमता रहेगा, एमीटर वाली साइड कितना करंट जाएगा, 0। तो उससे तो वी एवरेज कुछ आएगा ही नहीं। हमें एमीटर साइड का करंट निकालना है, तो उससे तो कुछ करंट बनेगा भी नहीं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? तो ये थे भैया हमारे आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के कॉन्सेप्ट। मैं फिर से बताता हूं आपको, पूछ लेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि पॉजिटिव साइकिल में कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस, कौन सी डायोड रिवर्स बायस। नेगेटिव साइकिल के केस में, नेगेटिव साइकिल के केस में कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस, कौन सी डायोड रिवर्स बायस। फिर ये पूछा कि जब आपका दोनों डायोड लगी हुई हैं तो एक एसी का साइकिल अब हम इसको कंप्लीट जब देंगे तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी। सिर्फ एक ही साइकिल पास हो पाएगा एमीटर से, और वो हाफ साइकिल होगा, उसकी वैल्यू बनेगी वीएम बाई पाई, वो है 4/पाई। उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, जो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस है, जो करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से आउटर साइड से, राइट। तो वो बन जाएगा 0.4 डिवाइड बाई पाई मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में क्वेश्चन इसलिए आ रहा है आंसर क्योंकि जो रेजिस्टेंस है सारे किस में दे रखे हैं, किलो ओम में। जब जब रेजिस्टेंस किलो ओम में होगा, जब जब रेजिस्टेंस किलो ओम में दे रखा होगा, वहां पर करंट की वैल्यू हमेशा मिली एम्पियर में होती है। किसमें होती है, मिली एम्पियर में। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा सब्जेक्टिव तरीके से करा दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको डिटेल में समझना इस चीज को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, एसी हम सोर्स लगाएंगे अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर। अगर हम एसी सोर्स यूज करेंगे अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर, तो वोल्टेज और करंट के रिजल्ट हम चेक करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, मेनली पावर। एक एग्जाम में क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे जरूर आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रीक्वेंसी पे, करंट पे, या फिर पावर, किस तरह की पावर यहां पर बनने वाली, राइट। कोई भी पावर अगर रजिस्टर में कंज्यूम होती है तो उसको हम एवरेज पावर भी कहते हैं।
एवरेज पावर की हालांकि एवरेज पावर का मतलब 2 Vm/π नहीं होता, जैसे मैंने कल आपको बताया था। अगर रजिस्टर में हीट डिसिपेट हो रही है, तो आपको कल भी क्वेश्चन करवाया था मैंने, इट मींस वो हीट चेक करना चाह रहा है, और हीट के केस में हम उसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू। क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें क्या बताती है, कौन बताएगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें क्या बताती है, कौन बताएगा? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? हाँ जी, कौन बताएगा? एंड व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल फॉर द एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू को डीसी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये कई चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, एसी सोर्स लगाएंगे रजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में, और चेक करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव चीजें यहां से क्या बन सकती है, राइट। हाँ जी, समझ में आया कुछ? आरएमएस वैल्यू हमें क्या बताती है? आई होप आप जानते होंगे, ठीक है। कोई कमेंट करेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। रजिस्टर, देखिए रजिस्टर के अंदर जब आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें वोल्टेज फ्लो होती है, एसी लगानी, साइन ओमेगा टी। क्या बन गई? करंट उसमें जब आप फ्लो करवाते हैं तो वो बनता है आई एम साइन ओमेगा टी। साइन का मतलब वोल्टेज और करंट साइनसोडली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? साइनसोडली। क्योंकि वोल्टेज और करंट टाइम के साथ मूव कर रही है, इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलते हैं। वीटी और आईटी इसको लिख सकते हैं, राइट। तो जब हम पावर निकालेंगे तो पावर क्या होती है? वीटी इंटू आई टी। तो आपको करके देखना नहीं, मैं रिजल्ट लिखवाऊंगा सीधा सीधा। तो हम वीटी इंटू आई टी करेंगे, हम वीएम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एवरेज पावर। क्या आएगा? उसका फॉर्मूला बनेगा वी एम आई एम बाई टू। अब आप मुझे आप मैं आपको लास्ट टाइम क्लास आपने लगाई है आज या कल, या कल से एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज पावर हमारे पास जब निकलती है हम आरएमएस वैल्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वी टी इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी और करंट इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी। तो यहां से आरएमएस वैल्यू क्या बनेगी? आरएमएस वैल्यू, आरएमएस पावर, सॉरी, आरएमएस पावर क्या बनेगी? आरएमएस पावर होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो बताओ क्या बनी? तो ये हाँ जी, कौन बताएगा 10 की आरएमएस कितनी होती है? 10 की आरएमएस कितनी होती है? 10/√2। 5 की आरएमएस कितनी होती है? 5/√2। 10 × 5 50, √2 √2 2। तो आंसर कितना आया? 25। कितना आया? 25 वाट आरएमएस पावर आ गई, एवरेज पावर आ गई। लेकिन एक बात समझिए, आपने वी आर एम एस आई आर एम एस का आंसर 25 बोला, तो मैं अभी बोल रहा हूं कि एवरेज पावर का फॉर्मूला, कि आप अभी अभी एवरेज पावर कैसे निकाल सकते हो? वी आर एम एस के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दो? आई आर एम एस के साथ। यस और नो? तो फिर ये तो यहां से भी आ जाएगा आंसर। इसका तो यूज कर लिया हमने, इससे कितना आंसर है? 25। अब इसको यूज करते हैं, देखना इसका आंसर कितना आता है। वीएम कितनी है? 10। आई एम कितनी है? अरे ये आई एम है 5, डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आ रहा है? 50/2 कितना होता है? 25। तब भी यही आ रहा है आंसर। स्टूडेंट, वीएम आई एम बाई टू या फिर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो क्या? Vm/√2 Im/√2। अरे Vm Im ऊपर मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, √2 √2 क्या होता है? 2 होता है, तो ये बन तो गया Vm Im/2।
और वी एम बाई रूट टू किसके बराबर होता है, वी आर एम एस। आई एम बाई रूट टू किसके बराबर होता है, आई आर एम एस। ये सारी ही चीजें सेम है। तो कई बार कुछ बुक्स में, कुछ एग्जाम में कुछ बच्चे वीएम आपको फॉर्मूला बोलेंगे कि एवरेज पावर निकालने के लिए वीएम आई एम का डिवाइड बाई 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीएम बाई आई एम बाई 2 कर दो या वी आर एम एस आई आर एम एस बाई इंटू वी आर एम एस आई आर एम एस कर दो, मीनिंग सेम है, रिजल्ट सेम है, राइट। आया समझ में? हाँ जी बताइए, समझ में आया? तो फोर रजिस्टर के लिए जो एवरेज पावर आती है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस या फिर वी एम आई एम बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और यूनिट क्या बनेगा इसका, जो पावर आएगी इतने वोट, इतने वोट पावर आएगी। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उसमें एवरेज पावर ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, रजिस्टर के लिए जो पावर कंज्यूम होती है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट। किसका, एवरेज। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो जब तक आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लेके आता हूँ।
हाँ जी, आगे देखिए। देखिए अगर किसी सिग्नल रजिस्टर के केस में अगर हम ये वोल्टेज अप्लाई करें वी एम साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का सिग्नल है, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी। तो उसमें से अगर उसको मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो यहां से वी एम बाई आर की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वी एम बाई आर? आई एम। अरे पीक वोल्टेज से तो पीक करंट आएगा, आरएमएस वोल्टेज से आरएमएस आएगा, तो ये बनेगा आई एम साइन ओमेगा टी। जो ये सिग्नल है वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी, ये सेम फेज में। सेम फेज का मतलब ये सेम टाइम से स्टार्ट होंगे, इनके एम्पलीट्यूड में फर्क हो सकता है, लेकिन ये सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे, सेम टाइम पे एंड होंगे। तो यहां पर एक वोल्टेज का सिग्नल दिख रहा है आपको, एक करंट का। ब्लैक वाला आपका वोल्टेज का सिग्नल है, रेड वाला आपका करंट का सिग्नल है। ठीक है। तो जो यहाँ पावर बनेगी वो क्या बनेगी? पावर तो वी आई होती है, यस और नो? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर यहाँ पर ये एक साइकिल दिखाया मैंने आपको, अगर यहाँ वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 है, मान लिया 50 हर्ट्ज है, तो करंट की कितनी होगी? करंट की भी सेम होगी। 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 50 साइकिल। तो इस तरह के एक सेकंड में 50 साइकिल आएंगे। तो अगर वोल्टेज के 50 साइकिल आ रहे हैं तो करंट के भी 50 आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि वोल्टेज और करंट का टाइम पीरियड सेम है, दोनों सेम टाइम पे खत्म होते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं। तो जो करंट की फ्रीक्वेंसी वो भी सेम आएगी 50 हर्ट्ज, इसमें कोई डाउट? बात यहां पर यह है कि पावर, ये आ चुका एग्जाम में, कि पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कौन बताएगा? अगर रजिस्टर के लोड के केस में वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो पावर की क्या होनी चाहिए? कौन सी पावर? कंजम्पशन, रजिस्टर में पावर कंज्यूम होगी, राइट? एक्टिव पावर की मैं बात कर रहा हूँ। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जिसको वी एम इंटू आई एम बाई टू भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने देखा कि पीक वैल्यू को यूज करके भी हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं, आरएमएस, वी आर एम एस आई आर एम एस करके तो निकाल ही सकते हैं, वी एम इंटू आई एम बाई टू करके भी निकाल सकते हैं, राइट? वो बात एक ही है। तो पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, सिग्नल देख के बताइए। हाँ जी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पावर देखिए, ये वोल्टेज का सिग्नल है और ये करंट का है। तो वोल्टेज इंटू करंट क्या होती है? पावर। तो पॉजिटिव की वोल्टेज, पॉजिटिव का करंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर पॉजिटिव की आएगी। नेगेटिव की वोल्टेज, नेगेटिव का करंट, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो पावर फिर से ऊपर की तरफ आएगी। तो पावर के इस एक साइकिल में एक दो दो वेवफॉर्म रिपीट हो रहे हैं, राइट? तो अगर फ्रीक्वेंसी का, करंट का और वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो पावर के दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब करंट और वोल्टेज से पावर की फ्रीक्वेंसी डबल आती है हमेशा। तो पावर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अगर ये दोनों 50-50 हर्ट्ज है, तो ये हो जाएगी 100 हर्ट्ज, क्योंकि पावर ने अपने दो साइकिल कंप्लीट किए हैं, जैसा कि आप इस वेवफॉर्म में देख। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था वेवफॉर्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है आपके। हाँ जी, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कि पावर अपने कितने साइकिल कंप्लीट करेगी? ठीक है। अब यही सेम कंसेप्ट अगर इंडक्टर हो, फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, लोड हमारे पास तीन ही है ना, इसमें भी अगर आपकी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, करंट की 50 है, तो पावर की कितनी बनेगी? 100 हर्ट्ज। कितनी बनेगी? 100 हर्ट्ज, राइट? पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 100 हर्ट्ज। लेकिन जो कंज्यूम होने वाली पावर है इंडक्टर और कैपेसिटर में, वो हमेशा जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। एवरेज पावर हमेशा इंडक्टर में और कैपेसिटर में, कभी भी एवरेज पावर, हीट एक्टिव पावर नहीं आती इंडक्टर कैपेसिटर में। वो कितनी आती है?
वो कितनी आती है, 0 एवरेज पावर। देखिए अगर इंडक्टर में और कैपेसिटर में हम वोल्टेज और करंट देंगे वो तो फ्लो करेंगे इसमें, तो पावर अपने साइकिल तो देगी। अगर वोल्टेज का करंट का 50-50 हर्ट्ज है तो पावर का 100 हर्ट्ज आएगा, लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर में जो पावर होती है वो सोर्स से लोड पे जाती है, लोड से सोर्स पे आती है, सोर्स से लोड, लोड से सोर्स। कभी भी लोड में पावर कंज्यूम नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो रिएक्टिव पावर होती है। ऐसा कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस देखेंगे। कंज्यूम होने वाली पावर सिर्फ रजिस्टर में कंज्यूम होती है, और वो यूनिट डायरेक्शनल होती है। वो सिर्फ सोर्स से लोड की तरफ जाएगी, लोड में कंज्यूम हो जाएगी, और फिर लोड में हीट पैदा करेगी, और वही होती है VRMS इंटू IRMS। समझ में आया? तो फॉर प्योर इंडक्टर, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, फॉर आइडियल इंडक्टर, आइडियल चोक जो ये आपकी ट्यूबलाइट वगैरह में होता है, आइडियल चोक के लिए, चोक एक इंडक्टर कॉइल होती है, उसके लिए एवरेज पावर कितना होना चाहिए? तो उसके लिए जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो कंजम्पशन होती है। इंडक्टर और कैपेसिटर पावर को कंज्यूम नहीं करते, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर। इंडक्टर ऑलवेज स्टोर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इनसाइड इट, एंड कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इनसाइड इट, राइट? तो एक बार ये प्रॉपर आप देख लेंगे, इस चीज को समझ लेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, एनी डाउट। इसमें छोटा सा मैं लैग और लीड का कॉन्सेप्ट भी लेके चल लेता हूँ, तो फिर बाद में दिक्कत करेगा। अभी देख लेते हैं इसको। पॉइंट लिख लीजिए। फोर इंडक्टर, फोर इंडक्टर, हाँ जी। अगर इंडक्टर है, करंट आई लैग करता है बाई वोल्टेज, बाई 90 डिग्री। जिसे कहते हैं ना, यू आर ए बिग इंडक्टर, जो लोग स्लो होते हैं। इंडक्टर में अगर हम करंट देंगे और वोल्टेज का जो कंसेप्ट रिलेशन बनाएंगे, तो करंट लेट आएगा इंडक्टर में और वोल्टेज पहले चल पड़ेगी। इंडक्टर के अक्रॉस देखिए आप, मैं समझाता हूं आपको। यहां एक इंडक्टर लगा लीजिए आप। तो जैसे ही आपने ये वोल्टेज यहां इंडक्टर में डाली, तो आपकी वोल्टेज तो लगा दिया आपने सर्किट में, वोल्टेज तो लगा दी, अप्लाई कर दी, लेकिन करंट अभी नहीं आया। करंट अभी मूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कॉइल इस करंट को अलाउ नहीं कर रही है। तो करंट स्लो स्लो फॉर्म में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्विच देता हूँ, यहाँ पे एक स्विच देता हूँ, स्विच लगाता हूँ यहाँ पे, जैसे ही स्विच लगाया इंडक्टर के अंदर करंट कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि इंडक्टर कभी भी सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब करंट लेट आता है, वोल्टेज पहले आ जाती है। इसलिए मैंने बोला कि करंट लैग करता है वो किससे? बाई वोल्टेज। कितना डिग्री? 90 डिग्री। फॉर इंडक्टर, इंडक्टर क्या होगा? वो प्योर इंडक्टर होगा। क्या होगा? अगर 90 डिग्री लिख रहे हो तो फिर प्योर इंडक्टर आपको लिखना होगा। वैसे जनरली ये यूज होता ही है, करंट लैग करता है। 90 नहीं करेगा तो थोड़ा और कम कर लेगा, 80, 87, लेकिन करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री कम, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लैग कर सकता है? 90 डिग्री, राइट? एक फॉर्मूला दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहां से प्रूव करते हैं। आप सब जानते हैं एक्टिव पावर का एक फॉर्मूला होता है, एक्टिव पावर का VI × cos φ। अगर इंडक्टर के केस में आपको फाइव पता चल गया है, प्योर इंडक्टर केस में, प्योर इंडक्टर केस में अभी भी बताया फाइव कितना होता है? अरे कितना होता है फाइव? 90। अभी तो लिखवाया, ये लिखा है 90 डिग्री का फर्क होता है। तो पावर कंजम्पशन कितनी आई? V × I। हाँ जी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कितना एवरेज पावर कितना आया है? तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया, जो एवरेज पावर आएगी इंडक्टर के अंदर वो कितनी वाट होगी? 0 वाट होगी। कितनी वाट होगी? इसलिए कहा है कि आइडियल चोक अपने अंदर पावर कंज्यूम नहीं करेगी, स्टोर करेगी, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है किसको? इंडक्टर को लेके, राइट? समझ में आया भाई? सेम कैपेसिटर के लिए, सेम कैपेसिटर के लिए, फॉर कैपेसिटर के लिए भी आप सेम बना सकते हो, कैपेसिटर के लिए। हाँ जी, वहां पर करंट लैग नहीं करता, करंट लीड करता है। क्या करता है? लीड बाई वोल्टेज। कितना डिग्री? फाइव की वैल्यू कितनी होगी? फिर से 90 डिग्री। अब की बार करंट लीड करेगा। कैपेसिटर में चार्जिंग करने के लिए कैपेसिटर का चार्जिंग करंट पहले चल पड़ेगा और वोल्टेज कैपेसिटर में बाद में डेवलप होगी। यहाँ करंट लीड करता है। फिर से वही बात, फेज डिफरेंस 90 है, तो एवरेज पावर जब निकालने की कोशिश करोगे VI × cos 90, और cos 90 जब यहाँ रखोगे, cos 90 कितना होता है? 0। तो VI × 0, तो कितना पावर कंज्यूम होगा?
0 वाट। मैंने आपको पहले ही कहा था इंडक्टर और कैपेसिटर की एवरेज पावर कितनी आती है, एवरेज पावर कितनी आती है इंडक्टर की या कैपेसिटर की, एवरेज पावर कितनी आएगी। जो वी आई कॉस फाई पावर फैक्टर होता है, ये टर्म हमेशा एक्टिव पावर के लिए होती है, ये एवरेज पावर के लिए होती है। स्क्रीन रुक गई है क्या? यहां से तो ठीक चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो अपने एंड से, तो ठीक ठीक चल रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लो भाई स्क्रीन। ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी बताओ, प्रॉपर ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और सिग्नल में इशू हो सकता है। चेक योर नेटवर्क अगेन, हाइट। नाउ एक एक चीज हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, राइट। ठीक है, एक एक चीज, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब हम अब हमने क्या सीखा पूरा डिटेल में, आरएमएस, जस्ट वेट, हमने पूरा डिटेल में आरएमएस वैल्यू सीखा। एक बार मैं आपको गो थ्रू करा दूं, यहीं से देख लेते हैं। आज हमने सीखा क्लास में कि एसी सोर्स के अंदर, अगर एसी सोर्स लगाएंगे, रजिस्टर के अंदर लगाएंगे, तो वहां से हमें पता चलेगा कि एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट वीएम आई एम बाई टू या फिर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दोनों ठीक है। इंडक्टर में एवरेज पावर v इंटू आई कॉस फाई जो 90 बनेगा, इसलिए एवरेज पावर 0 बनेगी। मैथमेटिकली याद रख लो, आप ग्राफिकली छोड़ दो, मैथमेटिकली याद रखना। फाई की वैल्यू, फाई क्या होता है, वोल्टेज करंट का डिफरेंस। इंडक्टर कैपेसिटर में हमेशा 90 बनना है, तो कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए पावर कंजम्पशन हमेशा जीरो आएगी, एवरेज पावर की वैल्यू जीरो आएगी। रजिस्टर के केस में वो v इंटू आई कॉस फाई, फाई रजिस्टर में फाई कितना होता है, रजिस्टर में फाई कितना होता है, 0। इसलिए रजिस्टर के केस में जो पावर का कंजम्पशन का फॉर्मूला है वो वी आई इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1। तो पावर का फॉर्मूला रजिस्टर के केस में हमेशा कितना यूज होता है, P इंटू वी आई, P इक्वल टू वी आई। रही बात ये जो फॉर्मूले हैं कि फ्रीक्वेंसी, रजिस्टर के केस में वोल्टेज करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, तो पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज, कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये मैंने वेव फॉर्म में आपको स्क्रीन पर आप देख रहे हो दिखाया है। रही बात कि अगर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सीख कर आए हो कि भाई अगर दो डायोड दे रखी हैं, उन पे आप एसी लगाते हो, तो सेम टाइम पे एक डायोड फॉरवर्ड बायस होगी, एक टाइम एक डायोड रिवर्स बायस होगी। आपको यहाँ पर एमीटर में करंट निकालना था, यहाँ पर करंट निकालना था, तो वो आपने अकॉर्डिंगली कल की क्लास को यूज करके वीएम बाई पाई हाफ साइकिल को यूज करके इस सर्किट का करंट निकाल लिया और सीखा कि फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन होती है और रिवर्स बायस में डायोड ऑफ होती है, राइट। उसके अलावा आपने एक जनरल सिग्नल देखा, इसको क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये हो सकता है, मैं आपको बता दूं। इसको इंटीग्रेशन से सोल्व किया आपने, कंप्लीट निकाल लिया, टाइम पीरियड इसका 0 से लेके 4 तक है, लेकिन इसको आपने शॉर्ट ट्रिक से भी कर लिया। सिंपल एक रेक्टेंगल के आपने एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया, उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, तब भी वही आंसर आ रहा है, 15 आंसर आ रहा है जो इंटीग्रेशन को सोल्व करके आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी नहीं, राइट। ये फॉर्म फैक्टर वगैरह कल की। नाउ वी हैव, अब वो चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं जो पेपर में पावर फैक्टर को लेके क्वेश्चन आता, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, आरएल सीरीज सर्किट। अब तक हमारे पास प्योर आर था, प्योर एल था, प्योर सी था, अब आर एल और कनेक्शन दोनों के बीच में कौन सा डाल दिया, आर एल सीरीज सर्किट। सीरीज कनेक्शन है, सीरीज एक तरह का कनेक्शन होता है, दो लोड के बीच में सीरीज पैरेलल, और अगर 3 लोड हो तो उनके बीच में स्टार और डेल्टा कनेक्शन भी पॉसिबल है, राइट। तो आरएल सीरीज का कनेक्शन हम लेकर चल रहे हैं। ये आर है, ये एल है और ये वोल्टेज है। यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, स्टूडेंट्स ये वाली वोल्टेज वी वोल्टेज वी आर, रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको वी आर वोल्टेज बोलेंगे, और जो इंडक्टर में वोल्टेज डेवलप होगी उसको वी एल बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ आप जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जे। मैं कुछ खास रीजन की वजह से यहाँ जे लिखना चाह रहा हूँ, और अगर जे लिखना नहीं चाहते इसको ये चीज समझें। अभी मैंने आपको बताया
इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 होता है, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 होता है। 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए 0 हटा दिया यहाँ से, और 90 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जे से। तो अगर आपको कहीं कभी वोल्टेज गिवन है, वी आर वोल्टेज गिवन है और वी एल वोल्टेज गिवन है, तो उसको नॉर्मल ऐड मत करना, वो अर्थमेटिकल ऐड नहीं होगी, वो फेजर सम में ऐड होगी, वी आर प्लस जे वी एल। मतलब अगर मैं कहूं कि रजिस्टर में 3 वोल्ट है, इंडक्टर में 4 वोल्ट है, तो ये टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितनी बनेगी, कौन बताएगा। इसको 3 + 4 7 मत बोल देना। अगर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट डीसी होता तो ये भी 3 वोल्ट और इंडक्टर भी रजिस्टर होता, कि डीसी में इंडक्टर नहीं रजिस्टर ही होते हैं। डीसी का केस होता, यहाँ भी रजिस्टर होता, 3 वोल्ट होता है ही, और यहाँ भी अगर रजिस्टर होता उसमें 4 वोल्ट का ड्रॉप होता, तो 3 वोल्ट और 4 वोल्ट, तब यहाँ 7 वोल्ट आंसर होता, लेकिन वो तो है ही नहीं केस। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 वोल्ट है और इंडक्टर की वैल्यू 4 वोल्ट है, तो इसका जो नेट वोल्टेज वी बनेगा 3 + 4 कितना होता है, 5 होता है भाई। अगर नहीं पता तो ऐसे देख लो, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, और इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट 25 को, तो वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो अगर आरएल सीरीज सर्किट में आप डिस्कस करना चाहते हो वी आर और वी एल को, तो आपको ऐसे डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी लिखा आपने V इजिकल टू वी आर प्लस जे वी एल, राइट। जे होता है 90 डिग्री। उसके बाद आप यहाँ जेड भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो V इक्वल टू आई जेड, इस वाले V की वैल्यू, इस यहाँ पर ड्रॉप कितना बनेगा, यहाँ बनेगा आई इंटू आर। एक सेकेंड थोड़ा सा ठीक कर दो इसको। हाँ जी, अभी आपको बताया था मैंने कि V इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल, ठीक है। नाउ V के टोटल वोल्टेज ओम्स ला, ओके। V इक्वल टू आई इंटू जेड। वी आर कितना होता है, आई इंटू आर प्लस जे इंटू आई इंटू एक्सएल। अरे ड्रॉप निकाल लो। इस सर्किट में यहां पर V क्या होगी, आई इंटू इस सर्किट का पूरा Z। कहां पे गया वो फिर सर्किट, ये यहाँ पर जो यहाँ पर आई है, और जो यहाँ पर Z बनेगा R प्लस जे एक्सएल से, इसको आई जेड लिख दो, आई जेड। वी आर में क्या ड्रॉप होगा, आई आर। वी आर में क्या ड्रॉप होगा, यहां पर क्या ड्रॉप होगा, आई इंटू आर। और यहां पे क्या ड्रॉप होगा, आई इंटू एक्सएल। रेजिस्टेंस आई से आई कट जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस जे एक्सएल। जेड की वैल्यू आ जाएगी आर प्लस जे एक्सएल। तो अगर किसी सर्किट में किसी दिन आपको जे एग्जाम्स में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आर की वैल्यू 10 ओम और एक्सएल की वैल्यू 10 ओम, तो सर्किट सीरीज में है तो जेड कितना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर 10 + 10 20 कराएंगे, बोलेंगे ना कि सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। अरे ऐसे लगे हुए हैं आर और इंडक्टर, ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का 10 ओम + 10 ओम 20 कराएंगे, क्योंकि सीरीज में हम रेजिस्टेंस जनरली क्या करते हैं, अर्थमेटिकली ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ ये 10 और ये 10 अर्थमेटिकली ऐड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वोल्ट, यहाँ सिग्नल और इस सिग्नल में कितने का फर्क है, 90 डिग्री का फर्क है। जे का फर्क है, जे क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला है। तो 10 + 10 जे कितना आया, अगर 10 + 10 जे की वैल्यू निकालनी है, ये 20 नहीं होता। तो एक बार 10 + 10 जे की वैल्यू मुझे बता दो, सो दैट हम आगे बढ़ पाए। ये बनेगी, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर फिर 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर 100 कितना हो जाएगा, 200। तो ये वैल्यू आएगी किसकी, जेड की।
आया समझ में? तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि V इज इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल। ये बनी वोल्टेज की ट्रायंगल, ये बनी इंपिडेंस की ट्रायंगल, इंपिडेंस, ठीक है। और एक बनेगी पावर की ट्रायंगल। हाँ जी, रजिस्टर, रजिस्टर में कौन सी पावर कंज्यूम होती है? एक्टिव पावर। जी, इंडक्टर, इंडक्टर एल, एल मतलब रिएक्टिव पावर। ये सॉरी, ये पी नहीं होगा, ये एस होगा। तो टोटल वोल्टेज, टोटल इंपीडेंस, टोटल अपरेंट पावर, ये किसके बराबर होती है? वोल्टेज होती है वी आर प्लस वी एल। रजिस्टेंस किसके बराबर होता है? टोटल रजिस्टेंस जेड किसके बराबर, अगर सर्किट कनेक्शन सीरीज में आर प्लस जे एक्सएल। और अपरेंट पावर कैसे निकालोगे? पी प्लस जे क्यू एल, पी प्लस जे क्यू एल। क्यू एल क्या क्या है यहाँ पर? रिएक्टिव पावर, इसका यूनिट क्या है? वार। और पी कौन सी पावर है? एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, जिसका यूनिट है कम से कम छोटा से छोटा यूनिट कितना है इसका? वॉट। क्या है? वोट। समझ में आया? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? हाँ जी ठीक है, √200 का आंसर ठीक है आपका। देखो सिंपल सी बात है, ये 196 अगर होता तो इसका आंसर 14 आता, ठीक है। 196 से 4 वैल्यू ज्यादा है, तो इसका आंसर 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14.14 जो आप बोल रहे हो, 14.14, ठीक है। तो ये आपकी वोल्टेज ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल मैंने तीनों करा दी। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आए पावर फैक्टर को लेकर, किसको लेके, तो पावर फैक्टर में आपने कुछ नहीं करना, जो आपकी वोल्टेज दे रखी है वी आर, इसको टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर दो, वी आर अपॉन वी। हालांकि इसकी ट्रायंगल से मैं देख के बता सकता हूं, ये वी आर अपॉन वी कुछ नहीं है, ये कॉस की वैल्यू है। पावर फैक्टर क्या होता है? एक सेकेंड, पावर फैक्टर होता है कोसाइन फाई, और कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी पावर फैक्टर की, वो कॉस थीटा या कॉस फाई, वो वी आर अपॉन वी। चेक कर लो वी आर अपॉन वी को, अगर वी आर अपॉन वी आ रहा है, वी आर अपॉन वी, तो नेक्स्ट पावर फैक्टर बनेगा आर बाई जेड। क्या बनेगा? आर बाई जेड। और पावर ट्रायंगल से क्या बनेगा? पी बाई एस। और क्योंकि इंडक्टर यूज हो रहा है इसमें आर आर के साथ, इसलिए सारे के सारे पावर फैक्टर ये कैसे जाएंगे? लैगिंग पावर फैक्टर होंगे। क्या होंगे? इंडक्टर के लिए हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर बनता है, लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर का जो वैल्यूज हैं, इसको आप अच्छे से देख लो। ये पावर फैक्टर आर बाई जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। पावर फैक्टर की आर बाई जेड टर्म इनमें से कौन सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? तो आज हमने डिटेल में सर्किट थ्योरी के आरएमएस एवरेज वैल्यू के सारे कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को अगर हम एसी सोर्स के क्रॉस लगाते हैं तो उसमें वोल्टेज, करंट, पावर की क्या फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एवरेज पावर क्या होती है, राइट। और अभी एक और सर्किट देखा जिसमें आरएल सीरीज सर्किट अगर है, तो उसमें आपकी वोल्टेज ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल, आपकी पावर ट्रायंगल, ये क्या होती हैं, क्या बनेंगी, और इनके अंदर पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला बनेगा? पावर फैक्टर होता है कोसाइन फाई, आर बाई जेड, पी बाई एस, वी आर बाई वी। ये सारे के सारे सेम है, आंसर सेम आएगा, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, राइट। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, राइट। तो पावर फैक्टर के बारे में कल शुरू करेंगे। व्हाट इज पावर फैक्टर, वाई द इन पावर फैक्टर द वोल्टेज फेजर इज टेकन ऑलवेज रेफरेंस। पावर फैक्टर में हमेशा वोल्टेज को हम रेफरेंस लेंगे, और क्या वजह है कि पावर फैक्टर को हम लैगिंग और लीडिंग कहते हैं, ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे, राइट। कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ सकते हैं।